साढ़े जेडे डोगरे हैं, सब तो बड़ी प्रॉब्लम है मैं क्यों मैं अपने कश्मीरी पंडितों का 1990 का जो एग्जॉडस है उसको लोगों के सामने ना लाऊं। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अवर डोगरास कि जो कुछ है हम ही मेरे भाइयों बहनों जम्मू के लोगों एक साथ हो जाओ, एक साथ रहो। अगर हम एक साथ हैं तो इस लकड़ी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर अकेली लकड़ी है तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। आशीष भैया, आपके हिसाब से जर्नलिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? क्योंकि गूगल पे तो ये सब किताबी भाषा पढ़ के मैं समझना नहीं चाहता हूँ। मैं एक रियल जर्नलिस्ट से बाय हार्ट सुनना चाहता हूँ कि जर्नलिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। देखिए, जर्नलिज्म आजकल हर दिन चेंज हो रहा है। आप देखो ना, हर दिन हर चीज़ के साथ पत्रकारिता चेंज हो रही है। आप पत्रकारिता देखिए, जब 370 आया तो पत्रकारिता किस तरह की थी, जब राम मंदिर की बात आई पत्रकारिता किस तरह की थी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया पत्रकारिता किस तरह की हुई, आज फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है पत्रकारिता किस तरह की हो रही है। तो पत्रकारिता आज दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। और आज सबसे दुख मुझे ये होता है कि आज ना एक नॉन पत्रकार, नॉन जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट को बताता है कि भाई आप ऐसे करो। मेरी कई बार बहस भी होती है, कई बार ना ट्विटर पे कोई एक इंजीनियर मुझे बताएगा कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए। तो भाई तुम इंजीनियर हो या पत्रकार हो? बिल्कुल। अब मैं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, आप पत्रकार हो, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ आपको ऐसी न्यूज़ बनानी चाहिए? बिल्कुल। क्या इंजीनियरिंग में कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आप पत्रकारिता आपने पढ़ी हो? नहीं। सो आज जर्नलिज्म का स्तर ये हो चुका है, एक मोहल्ले का आदमी जिसने जिंदगी भर सब्जी की रेडी चलाई है वो बताएगा भाई पत्रकारिता को आजकल आपको ऐसे करना चाहिए जी, आपको ये सवाल करना चाहिए, आपको ये आपने ये क्यों नहीं किया सवाल, उस बंदे की रगड़ देना चाहता है। मतलब दीज आर द वर्ड्स दे आर यूजिंग ऑन ट्विटर एंड सोशल मीडिया। उन्होंने रगड़ी दो जी, उन्होंने रगड़ी दो। यार रगड़ी दो इज नॉट द वर्क ऑफ पत्रकार ना। पत्रकार का काम है सवाल करना, और सवाल के अंदर लॉजिक होना चाहिए, सवाल के अंदर तथ्य होने चाहिए। मैं बोल दूं भाई कि आपने ये किया, आपने ये तो बोला था, उसने बोला ही ना हो, फिर ये चीज आज बड़ी लैक कर रही है। एक मेडिकल स्टूडेंट एक डॉक्टर पत्रकार को एडवाइस दे रहा, भैया एक जर्नलिस्ट ने कब एक डॉक्टर को एडवाइस दी कि भाई आपने इंजेक्शन यहाँ क्यों लगाया, आपने यहाँ इस बाजू में क्यों नहीं लगाया? एक जर्नलिस्ट ने कब ये कहा कि भाई डॉक्टर साहब आपने प्लस्तर सही नहीं किया है, प्लस्तर ठीक नहीं होता प्लस्तर। अब डॉक्टर को पता ना प्लस्तर कैसे करना है, प्लास्टर कैसे करना है, दैट इज द वर्क ऑफ डॉक्टर नॉट ए जर्नलिस्ट। तो वैसे ही एक पत्रकार को पता है कि पत्रकार को क्या करना है। तो आज पत्रकारिता की डेफिनेशन ना ये लोगों ने बड़ी चेंज कर दी है। तो मेरी बड़ी बड़ी बहस होती है, भैया आप अगर आपको इतना ही लगता है कि पत्रकार सही नहीं है तो आप खुद क्यों नहीं आ जाते? भाई छोड़ो ना सारे काम, आ जाओ, किसने रोका है? अगर आपको किसी चैनल में नौकरी नहीं मिल रही तो आप अपना फेसबुक पेज खोल लीजिए, ट्विटर हैंडल पे लिखिए, कुछ भी करिए, है ना? बिल्कुल। पत्रकारिता होनी क्या चाहिए जो आज नहीं होती है? लोगों के इश्यूज क्या है, लोग आज किन किन इश्यूज से, मेरे जम्मू कश्मीर के इतने इश्यूज हैं, मेरे जम्मू कश्मीर के इतने इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे मैं बात करूं एज ए पत्रकार तो वो सही है, या बंगाल के अंदर दो लोगों में लड़ाई हुई है और मैं उसको जम्मू कश्मीर में उसके ऊपर एक न्यूज़ बनाऊं, वो पत्रकारिता है? बंगाल के इशू को तो बंगाल कवर कर रहा है, बंगाल के इशू को दिल्ली भी कवर कर रहा है, बट जम्मू कश्मीर के इशू को क्या बंगाल कवर कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा। तो आशीष कोहली क्यों अपने डोगरों के जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट ना करे?
क्यों मैं अपने कश्मीरी पंडितों का 1990 का जो एग्जॉडस है उसको लोगों के सामने ना लाऊं? क्यों मैं आज जो जगती के अंदर कश्मीरी पंडितों को प्रॉब्लम आ रही है दिन रात वहां पर उनको, मैं वो क्यों नहीं बताऊं? क्यों हमारी जब जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होता है, रोड पे बर्फ पड़ जाती है, हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई यहाँ पर बस स्टैंड में फंसे होते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, होटल में डबल किराए होते हैं, जम्मू में भी कश्मीर में भी, हम वो चीज़ हाईलाइट क्यों ना करें? क्या कोई बंगाल का जर्नलिस्ट हाईलाइट करेगा? वो तो जम्मू का करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। दिस इज माई वर्क। तो हमें हमारा काम पता है कैसा करना है। तो जर्नलिज्म की आज परिभाषा कई लोगों ने चेंज कर दी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि शायद उनको अपने इंजीनियर होने या एज अपने डॉक्टर होने पर फ्रस्ट्रेशन हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी तरीके से निकालनी है। सो आज जर्नलिज्म ये बन चुका है, लेकिन मेरे लिए जर्नलिज्म क्या है? मेरे यहाँ के लोगों के इश्यूज जो अभी तक सुने नहीं जा रहे हैं और मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब तक वो सुने नहीं जाएंगे मैं कोशिश करता रहूँगा। और जर्नलिज्म के अंदर एक आजकल एनजीओ फैक्टर आ चुका है। जर्नलिज्म के अंदर एक एनजीओ फैक्टर आ चुका है। एनजीओ फैक्टर क्या? मींस आप कई बार देखेंगे, हमारा काम है, अगर हम किसी गरीब आदमी की हेल्प करते हैं, उसकी न्यूज़ बता के, फिर उसको हेल्प करने के लिए 10, 15, 20, 50 लोग खड़े हो जाते हैं। फिर हमारे जैसे ही कुछ लोग उन चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं, दिखाने के लिए ये गया वो गया। दैट इज़ नॉट अवर वर्क। हमारा काम है एक शख्स की जो प्रॉब्लम है लोगों के सामने रख देना, फिर उसके बाद लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, लेकिन उस चीज़ को बार बार लोगों को दिखाते जाओ, अगला बंदा भी सोचता है यार मैंने गलती कर ली यार इनको बुला के। जैसे कि कोविड में कई गरीब लोगों को राशन चाहिए था, लेकिन वो बेचारे इसलिए राशन नहीं ले रहे थे क्योंकि राशन के साथ साथ कैमरे वाले भी आ रहे थे। यू गॉट माई पॉइंट? या आई गॉट योर पॉइंट। मैं गरीब हूँ, मेरे को राशन चाहिए, मैं आफ्ताब को बोलता हूँ आफ्ताब जी मेरी हेल्प करना, मेरे को ना आज इस महीने मेरे पास राशन नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, 10 किलो आटा दे दो। आफ्ताब कहता है हाँ मैं दूंगा। आफ्ताब मेरे लिए राशन लेके आता है, लेकिन आफ्ताब साथ में 4 जर्नलिस्टों को भी ले आता है कि आप कवर करें। तो जो कई ऐसे लोग होते हैं जो कैमरा के सामने सोचते हैं यार ये क्या हो गया, मेरे को आफ्ताब से तो मैंने हेल्प मांगी थी, आफ्ताब को ये थोड़ी कहा था कि हेल्प के साथ साथ सबको बता दो कि मैं मेरी बुरी हालत है, मैं मर रहा हूँ, राशन नहीं है। सो दिस वर्क ये सही नहीं है, इसे हम जर्नलिज्म नहीं कहेंगे। इसमें क्या होता है कि कई लोग भूखे मर जाएंगे, वो कहेंगे हमने हेल्प नहीं मांगनी, कोई पता नहीं ये बंदा फोटोग्राफर लेके आ जाए, कल मेरी अखबारों में फोटो ला जाए। बिल्कुल, हमने देखा ऐसा हुआ, बहुत हो रहा है, बहुत ऐसा ज़्यादा हुआ कोरोना में। बहुत ज़्यादा। सो दिस इज एनजीओ फैक्टर जो कि आज जर्नलिज्म में आ गया है। बिल्कुल। तो एक गरीब तो ऑलरेडी गरीब है, उस गरीब का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में और इतना सारा बना दिया जाता है कि भैया वो सोचता है यार मैंने तो गलती कर ली इस बंदे से हेल्प मांग के। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना मैं ये चीज़ करना चाहूँगा कि भाई आप, हाँ कई जगह ज़रूरत भी होती है, कई जगह जैसे कोई बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, आपने उसकी वो चीज़ कवर की ताकि उससे लोगों को पता चले कि भैया हम, कई लोगों के फॉलोअर होते हैं, जैसे कि सोनू सूद है, वो डेली कभी फार्मर्स के लिए कभी ट्रैक्टर दे रहा है, कभी किसी को झुग्गी झोंपड़ी टूटी हुई उसकी बना रहा है। तो कई बार दिखाने की इसलिए ज़रूरत होती है कि उसको देख के बाकी लोग भी लोगों की हेल्प करें। बिल्कुल। बट लेकिन हर एक आदमी अगर इस तरह से करने लग जाए तो एक गरीब आदमी सोचेगा मुझे नहीं हेल्प चाहिए भैया, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, बिना राशन के ठीक हूँ, बट मैं अखबारों में और टीवी में नहीं आना चाहता। सो आपको कभी ऐसे जर्नलिज्म में ये चीज़ नहीं है? मैं तो, मुझे तो पसंद नहीं है, बाकियों का कुछ कह नहीं सकते। तो आपको कभी ऐसे कॉल्स आते हैं, मतलब कोई इंसान कहीं डोनेशन के लिए जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो हाँ, वो चलो। बोले कि बहुत बार रिकॉर्ड करो बहुत बार। तो मैं कई बार बोलता हूँ भैया आपने जो डोनेट करना आप करो, आप वो क्या करना है कैमरा, आप वो क्या करना कैमरा। मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी, बड़ी पॉपुलर हुई और वो पूरे इंडिया ने देखी वीडियो, एंड वो वीडियो तो मिलियंस में उसके व्यूज क्रॉस हुए। टांडा इलाका है अखनूर का, वहाँ पर ना एक आदमी है, उसको ना करंट लगी थी बिजली के तार से ना, तो वो डेली वेजर था लड़का, उसकी दोनों बाजुएं कट गई, दोनों बाजू कट गई। तो मैं उसके घर गया तो मैंने ये दिखाया उसको, ना बिजली डिपार्टमेंट ने कोई पैसा दिया, ना उनके घर वालों को देख रहा था। मैं उनके घर गया, उनकी न्यूज़ चलाई, और वो न्यूज़ देखने के बाद
मुझे कोई कम से कम 500-700 कॉल आए, हमने उनकी हेल्प करनी है। तो मैंने कहा ये उनका एड्रेस है, ये उनका फ़ोन नंबर है, आप जाइए। नहीं आप साथ में चलिए। मैंने कहा मैं क्यों चलूँ साथ में? नहीं हम हेल्प करेंगे, आप वीडियो बनाना। मैंने कहा भैया ये कौन सी हेल्प हुई, ये कौन सी हेल्प हुई? मेरा काम था ये बताना कि वो शख्स को प्रॉब्लम है। अब आप 10,000 लोग जाएंगे तो क्या 10,000 लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि भैया हमने हेल्प की है? सो इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी को, बड़े सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद आता, अंदर ही घुटते रहेंगे कि भाई ये क्या हो गया। बिल्कुल समझ सकते हैं ना आप? मैं समझ सकता हूँ भैया। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं आशीष भैया का ये भी एक मैसेज था कि जिसका काम उसी को साजिश दूसरा करे तो ठेंगा बाजे, एक ये भी कहना चाहेंगे आशीष भैया। तो आशीष भैया कई बार मैंने तो आपके आपके तो आए दिन इंटरव्यूज आते रहते हैं, तो आप तो एकदम सीरियस मोड में होते हो, होना भी चाहिए इंसान को। आज हंस रहा हूँ। आज हंस रहे आप तो है ना, काम को लेके इंसान को सीरियस होना चाहिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट क्या होता है ना, कई बार सामने वाला ना कोई पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिशियन ही, ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं, पॉलिटिशियन ही कई बार ऐसे होते हैं ना, वो ना कुछ ऐसे रिएक्शन दे देते हैं ना, मतलब ऐसे ना फनी वे में बोलते हैं ना, मतलब स्टैंड अप हंसी कॉमेडी आ वाले जाती भी है। थोड़े पीछे हो जाते हैं, इतना लेवल होता है उस कॉमेडी का। आप सीरियस रहते हो लेकिन आपके मुंह पे वो प्यारी सी एलिगेंट स्माइल आ जाती है उस टाइम। तो मैं ये जानना चाहूंगा आशीष भैया, आपका आज तक का सबसे फनी इंटरव्यू कौन सा रहा था? दविंदर सिंह राणा का इंटरव्यू किया था मैंने। तो मैंने उनको पूछा कि भाई तब यहाँ पे ना 370 का बड़ा चल रहा था, 370 पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। तो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको पूछा जी आप 370 पे तो बात कर रहे हैं, आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे क्या कहेंगे? तो उन्होंने बड़ा फनीएस्ट वे में कहा, जो बड़ा ट्रॉल हुआ। इंडिया के कई सारे फेमस ब्लॉगर्स, यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, उन्होंने मीम्स बनाई, बहुत 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 पॉपुलर हुआ वो। तो उनका जवाब था सानू तो इत्थे अपना स्यापा पेदा है। ये सही है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ तो वो बट एक ही लाइन थी वो, तो वो बड़ी ही फनीस्ट लाइन थी। तो मुझे भी बड़ी जोर से हंसी आ गई, जबकि इतनी हंसी कभी आई नहीं है। तो मतलब इंटरव्यू के टाइम तो उस टाइम बड़ी हंसी आ गई थी कि भाई उनके कहने का मतलब था कि यार हमें तो अपना ही इधर प्रॉब्लम पड़ी है, 370 हमारा चला गया तो तुझे सीए की पड़ी है। तो सीए तो हम वहां में देखेंगे, पहले 370 तो वापस आए। तो दैट वाज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दैट इंटरव्यू, जिसके अंदर सानू ते अपना स्यापा पेदा है। तो मेरे फ्रेंड है मिस्टर आरजे रौनक, हाँ भहुआ, बहुआ, जानते होंगे? बहुत ज़्यादा फेमस। भहुआ का मैंने इंटरव्यू किया था जम्मू में, जब वो आए थे। तो ही इज़ माई गुड फ्रेंड। तो उन्होंने भी ये वीडियो अपलोड की थी अपने ट्विटर हैंडल पे। तो साथ में मुझे कॉन्ग्रेट्स किया था कि आपकी वीडियो आशीष बड़ी वायरल हो रही है इंडिया में, तो कॉन्ग्रेट्स टू यू कि जम्मू की भी वीडियोज इतनी वायरल होनी शुरू हुई हैं। तो मैंने कहा थैंक यू, दिस इज़ ऑल योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। तो वो बड़ा अच्छा था वो वीडियो का पार्ट। उसके अलावा बड़े सारे हुए, ज़्यादातर हमारे जो वीडियोस वायरल होते हैं या तो देवेंद्र राणा जी के तो या रविंदर रैना जी के, दोनों वीडियोस हैं जो काफ़ी लोग देखते हैं। सानू अपना स्यापा पेदा या फिर तो चिंता नहीं करें। बुलडोजर चलाई देना, जेसीबी चलाई देनी, टोल प्लाजा चुकी होने, ये टाइगर नहीं आना, ये म्याऊ म्याऊ वाले बिल्ले ना बिल्ले। हाँ उखाड़ी ओढ़ने, बहुत हंसी आती है सच में। डकी ओढ़ने। डकी ओढ़ने। डकी ओढ़ने मतलब कि जो बाहर निकले उनको फिर अंदर कर देंगे। तो सच में बहुत फनी होता है। तो आशीष भैया जैसे कि आपने अपनी जर्नी में बताया, कैमरामैन से कैमरा के सामने आना बोलने में तो बहुत आसान लगता है, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ से सफ़र कर चुका हूँ। ये आसान होता नहीं है, पब्लिक बहुत मुश्किल है। कैमरा के पीछे कुछ भी आप बोल रहे हो ठीक है, कैमरा के सामने आना एक अलग ही, इसके लिए आर्ट चाहिए। क्योंकि मैंने भी थोड़े से ब्लॉग्स वगैरह किए थे पब्लिक में, तो बहुत हालत ख़राब होती है भैया। तो आप तो रोज़ ही अब ऐसे, अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है आपको तो कोई इशू आता नहीं होगा, पर स्टार्टिंग में तो बहुत इशू रहा होगा। पब्लिक में ऐसे अलग सी अपनी एक छवि दिखती है जब आप ऐसे पब्लिक में बोलते हैं। ऐसा होता था जब मैं ओल्ड सिटी में ना वीडियोस बना रहा होता था ना, तो लोग ना ऐसे रुक जाते थे, क्या कर रहा है, फिर देखते रहते हैं ऐसे, देखिए 2 मिनट रुके रहेंगे। यही चीज़ चाहे उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, रुके रहेंगे, देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे आपको। और कई लोग तो ऐसे थैला उठाता, थैला से नीचे रखेंगे, ये खड़ो जाएंगे, देख रहे हैं आपको ना। तो तब नया बड़ा ना ऐसे फील होता था, यार क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन देख रहे हैं मुझे, कैसा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। नया हुआ। फिर उसके बाद बोला नहीं,
अब चाहे 1 रुके, 10 रुके, 1000 रुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो मैं लाखों बंदों में खड़ा होकर इंटरव्यू कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज़ थी भैया जो मैं बोल रहा था कि लोग सोशल एंजाइटी आजकल बड़ा आ गया बहुत लोग। ज्यादा आ जाता है, और कहीं और यही एक प्रॉब्लम है। यही एक और कई मेरे जर्नलिस्ट भाई बहन है, कई बार यही चीज़ पूछते हैं, आप हम में ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है। मैं उनको ज़रूर एक चीज़ बोलता हूँ, भाई जब आप कैमरे के सामने खड़े हो ना, तो कैमरा में देखना आपने, ये सामने मेरा कैमरा है, आपके सामने भी कैमरा है, कैमरा में देखना आपको, व्हेन यू आर इन पब्लिक, कैमरा में ही देखना है। कौन आपको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम है। रुकेंगे 10 मिनट के बाद चले जाएंगे, कहीं रुके रहेंगे। तो मेरे साथ तो ज़्यादातर ये होता है कि जब मैं कहीं खड़ा होकर बोल रहा होता हूँ, तो मेरे सामने जो लोग खड़े होते हैं ना, वो इसी चीज़ का वेट करते हैं, गाड़ी रोक के स्पेशल, इसकी बात बंद हो तो हम इससे मिले। तो बड़ी बार ऐसा हुआ है, फैमिलीज रुकती हैं, बच्चों के साथ आते हैं, रुकते हैं, फोटोज़ लेते हैं, हेलो हाय करते हैं, बोलते हैं आपका काम बड़ा अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, उनको बोलता हूँ कि आप देखते रहें हमारा चैनल, लाइक करें मेरा चैनल, सपोर्ट करें। तो इस तरह की चीज़ होती है। बट हाँ, ये सोशल सोसाइटी में जब आप खड़े होते हैं तो कई बार यही चीज़ बंदे को ना काम करने में बड़ी हिचक होती है कि भाई कैसे करेंगे। बट आहिस्ता आहिस्ता ये आपको एक्सपीरियंस, आपकी पहली वीडियो में और आज की वीडियो में कितना डिफरेंस आप खुद समझ रहे हैं। लेकिन आपका पैशन होना चाहिए। जब आपका किसी चीज़ को लेकर पैशन है ना, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और इस तरह की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगी। बट भैया जनरल लोगों के लिए क्या है जो हमारी तरह ऐसे मीडिया में नहीं है, वो कैसे सोशल एंजाइटी से डील कर सकते हैं? जनरल लोग मतलब किस सेंस में आप ये बात इस सेंस में मतलब मीडिया पर्सन नहीं है, हम्म। भले ही कुछ और कर रहे हैं, बट सोशल एंजाइटी एक वो कहते हैं ना, झिझक अंदर रहती है उनको। तो ऐसे ऑडियंस ऐसे ग्रुप में बैठे हुए हैं, बात करने में भी किसी वेटर तक को बुलाने में शर्म आएगी कि दूसरे देख लेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मैं वही पूछ रहा था, क्योंकि आप कैमरा के पीछे से कैमरा के सामने आए हो, कैसे डील किया सोशल एंजाइटी से और आप लोगों को क्या कहोगे? नया नया कई बार ऐसा भी लगता था, जब मैं किसी को ना रोकता हूँ ना इंटरव्यू के लिए, आप बात करेंगे, तो नया नया कई बार ऐसा लगता था कि अगला बंदा ये ना करे, तू कौन करे रोकने वाला, लड़ने शुरू हो जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे दिमाग में ये भी चीज़ें आती थी। तो आम लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ आती है कि यार मैं किसी को बुला रहा हूँ, तो बाकी आगे पीछे वाले क्या सोचेंगे, मतलब वो क्या सोचेंगे, भाई इसने बुलाया, क्या सही बुलाया, सही नहीं बुलाया। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जो है हर चीज़ से बाहर निकालेगा। ये चाहे आम लाइफ हो या एक पत्रकार की लाइफ हो, आपका कॉन्फिडेंस। आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है, जो शख्स पहली बार डिप्टी सीएम का इंटरव्यू लेते हुए उसकी टांगें कांप रही थी, आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू भी ले सकता हूँ। 100 गलतियाँ होंगी, क्या पता इंटरव्यू के बाद कितने लोग ट्रॉल करें, कितने मेरी गलतियाँ निकालें, लेकिन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उनका इंटरव्यू ले सकता हूँ। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। सो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हाई होना चाहिए, जो आजकल लोगों में नहीं बिल्ड हो पा रहा है। उसको आप बिल्ड करें। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप उतना ही इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। और बिल्ड कैसे करें भैया कॉन्फिडेंस इस लेवल का? एक्सपीरियंस, डे टू डे आपकी जो रूटीन लाइफ है, आप एक बार उस चीज़ को ठान लें कि आपने करना है, तो आप कर सकते हैं। जब पहली बार मैं डिप्टी सीएम का इंटरव्यू करने गया था, मेरे पास सवाल ही नहीं थे। मैं पूछूंगा क्या, मैं क्या पूछूंगा उसको? उसके आगे पीछे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, अगर मैंने कोई सवाल गलत उसको लग गया सिक्योरिटी वाला, तो मुझे अरेस्ट ही करना। बिल्कुल, ये नेचुरल क्वेश्चन आ रहे थे मेरे दिमाग में ना। अब तो नहीं आते, अब तो कोई बात नहीं है। उस दिन आ रहे थे, उस दिन आ रहे थे। बट उस दिन से और आज में इतना फर्क है। तो ये एक तो एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा देता है, प्लस आपको डे टू डे लाइफ जो आपकी चल रही है, आप उसमें देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं डेली चीज़ें। आपसे मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, आप एक कैमरा मैन थे, मैंने उनसे कुछ लर्न किया। सो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाती हैं, प्लस आपको डे टू डे लाइफ जो आपकी चल रही है, आप उसमें देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं डेली चीज़ें। आपसे मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, आप एक कैमरा मैन थे, मैंने उनसे कुछ लर्न किया। सो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाती हैं और आपकी इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालती हैं, जो बंदे को ये सोचने में मजबूर करता है कि हम ये नहीं कर सकते। पहली बात तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने नहीं चाहिए
कि हम ये नहीं कर सकते। जब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सब कुछ कर सकते हैं। आप तो आज आशीष कोहली का इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू मैंने खुद देखा है जब आपने मेरे से बात की थी शैलेंद्र मिश्रा जी के साथ, आईपीएस हैं, इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर का आपने इंटरव्यू किया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोला वो शायद एक कॉन्फिडेंस एक पत्रकार में भी ना हो। सो ये आपकी एक पॉजिटिव वाइब्स हैं। और हर चीज़ को ना आजकल मुझे सबसे बुरा ये लगता है, हर चीज़ में ना आजकल लोग नेगेटिविटी ढूंढते हैं। गलत है ये, क्या गलत है? गलत है तो भाई अच्छा भी तो बोलो, अच्छा भी है ना कोई चीज़, कि सब कोई गलती है। मैंने कल फोटोज डाली, हमारे यहाँ पर पेंटिंग हो रही है परेड से, जब आप आते हैं ना परेड की तरफ से आते हैं तो बड़ी अच्छी पेंटिंग हो रही है मुबारक मंडी की, तो मैंने फोटोज डाल दी ट्विटर पे, देखिए जी जम्मू में कितना, नीचे कमेंट आने लगे हमारे यहाँ ये गंदा है, हमारे यहाँ ये गंदा है, हमारे यहाँ ये गंदा है हमारे। मैंने एक ही कमेंट किया, मैंने कहा भैया गंदा है, कुछ अच्छा भी तो है ना यार, अच्छा भी तो बात कर सकते हैं ना। गंदा तो है बट अच्छा भी तो है ना, अच्छा भी है, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही गंदा है। जो अच्छा है, जो गंदा है बट अच्छा भी है ना। सो हर चीज़ में आजकल लोगों में ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है, भाई कुछ अच्छा भी बोलो। तो ये चीज़ जो है ना एक इंसान के अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ने देती है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव वाइब्स, जो नेगेटिव सोचता होगा उसके अंदर नेगेटिव वाइब्स ही हैं। बिल्कुल, अच्छा भी है ना कुछ, अच्छा भी है। तो हमारे जम्मू में कितना कुछ अच्छा है। हाँ नहीं भी है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं बट हुई तो है ना, कुछ तो हुई है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इंसान डेली लाइफ में करता रहे यूज़, तो ऑप्ट करे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल भी है हाई हो सकता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू आशीष भैया उसके लिए जो आपने तारीफ की इंटरव्यू के लिए। नहीं वो तारीफ नहीं थी, वो एक मैंने देखा, मैंने आपको वो बताया। सो देखो आज एक आईपीएस का इंटरव्यू करना बड़ा टफ काम है जो आपने किया, और अच्छी बात है, आपको तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला, उनसे कितना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, या ही इज़ अ वेरी नाइस एज ए ऑफिसर एंड एज ए पर्सन। ऑफिसर तो वो है ही है कि पुलिस के ऑफिसर हैं, तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो तो काबिल तारीफ है, बट एक इंसान होने के नाते भी बड़े अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल भैया। तो भैया अब हम लास्ट पार्ट में आ गए इस कन्वर्सेशन के, एकदम लास्ट में। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया है कन्वर्सेशन में, आई होप आपको भी आया हो मज़ा। तो आशीष भैया लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, हमारे आपके जो जर्नलिज्म के जम्मू कश्मीर में जो भाई बंधु हैं, यानी आपके कलीग्स जो हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ये आपने सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा, सबसे मुश्किल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस आसान से सवाल को इतना मुश्किल क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी छोटा सा वो है, रीज़न है। मैसेज देना तो सबसे आसान होता है, मुझे तो आज तक ना इंटरव्यू में ना सबसे आसान पार्ट क्या लगा है, मैसेज देना। क्योंकि एक मैसेज देना ऐसा होता है कि जिसमें ना इंसान मैसेज तो देता है लेकिन खुद चाहे अमल करे ना करे, है ना। जैसे कि ये बोलते हैं कि भाई हमें स्वच्छ भारत अभियान का पालन करना चाहिए, गंदगी नहीं डालनी चाहिए। कोई पता नहीं आपसे मिलने से पहले मैं बाहर चिप्स का पैकेट खा के पैकेट सड़क पर ही फेंका है। सो मैसेज देना बहुत आसान है, आप मैसेज दे दें, लेकिन उस पर क्या आप खुद भी अमल करते हो, ये बड़ा वो मुश्किल है। सो जब मैसेज आपने देना है तो कम से कम आप खुद पहले उस चीज़ पे अमल करना सीखो, फिर आप मैसेज दो। अब आपने कहा कि अपने भाई बंधु जो पत्रकार हैं उनके लिए क्या मैसेज है, उनके लिए मैसेज, पहली बात तो मेरा वो मैसेज ना, ये वाला मैसेज वो सुनेंगे ही नहीं। कारण पता क्या है, ये मैं डोगरी में बोलूँ। अच्छा, साढ़े जेडे डोगरे हैं सब तो बड़ी प्रॉब्लम है मैं जो मैं हाँ बस ठीक है, कोई ना मैं समझा सकता है तो ना मैं किसी की गल सुननी है, ये सारे डोगरे सब तो बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर आवर डोगरास, कि जो कुछ है हम किसी से ना कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले हमें अपनी ईगो को साइड कर देना चाहिए, ईगो है ना। और इस चीज़ में हमें ना अपने कश्मीर के जो भाई हैं ना उनसे सीखना चाहिए कि हमारे जो कश्मीर के भाई हैं बहनें हैं जो पत्रकार हैं वो क्या कर रहे हैं।
वो आज एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, यूनाइट होकर। किसी एक पत्रकार पे प्रॉब्लम आएगी, सारे पत्रकार कश्मीर के इकट्ठे हो जाएंगे। और सारे डोगरे, सपोज करो कि भाई आशीष कोहली पर कोई प्रॉब्लम आई है, तो 3 पत्रकार ना नाल के पुलिस की फोन करेंगे। ये बंदा है ही इस तरह का हमारा है, ये पर पहले भी 3 चीजें इस तरह दी हुई है, इन्हों नहीं आने दो बाहर, ये बाहर नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है, ये आम प्रोफेशन में भी है। सपोज आप एक यूट्यूबर हो ना, तो आप ही के 10 जो हमारे जम्मू के लोगों के ये कर रहा है यार, ये क्या बना रहा है, ये नहीं करेगा कि भाई आफ्ताब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको 2 चीज़ें और सजेशन देता हूँ, आप इसको इस तरह से करो। जबकि कश्मीर के अंदर यूनिटी इस तरह की है कि वो एक दूसरे के अंदर ये नहीं देखते कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, वो उसका साथ देते हैं आगे बढ़ने में। और हमारे यहाँ तो भाई आशीष कोहली को 10 लोग सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं यार, क्यों सुन रहे हैं इसको, इसके तो नहीं सुनने चाहिए बंदे वाला। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि आशीष कोहली एज ए पत्रकार अपने सारे भाइयों के साथ है, जितने भी पत्रकार हैं, लेकिन जो पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जो पत्रकार करप्शन से दूर हैं, जो पत्रकार पब्लिक की सेवा करते हैं, मैं हर उस पत्रकार के साथ हूँ। जहाँ मेरी किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी, किसी को किसी तरह की दिक्कत आ रही होगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि सभी मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बने। ऐसा ना करें कि भाई अगर एक पत्रकार को लोग सुन रहे हैं तो 10 पत्रकार उसके एंटी खड़े हो जाएं ताकि उसको ना कोई सुने। क्योंकि अगर एक पत्रकार को लोग सुन रहे हैं ना, तो वो आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं डोगरा पत्रकार हूँ ना, मैं डोगरा जम्मू में एक अकेला ही तो नहीं ना हूँ, जम्मू के जितने लोग हैं सब डोगरे हैं ना। अगर कोई ये कह रहा है केरला का आदमी कि भाई डोगरा पत्रकार बड़ा अच्छा काम कर रहा है जम्मू में, तो वो खाली आशीष कोहली को थोड़ी कह रहा है, वो तो सभी पत्रकारों को कह रहा है जितने डोगरे हैं। सो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि अगर जम्मू की आवाज़ कोई सुन रहा है तो वो जम्मू के लिए है। ये मत सोचो कि भाई उसकी आवाज़ क्यों सुनी जा रही है और उसके खिलाफ ही आप उसी की टांगे काटने शुरू हो जाओ। ये सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है, हर प्रोफेशन में है जी। आप देख लो, हर प्रोफेशन में। मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, आप सुनोगे आप हैरान रह जाओगे। एक यहाँ के पॉलिटिशियन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं दूंगा, उनके पास एक शख्स जाता है कश्मीर से, जी मेरे को ना नौकरी चाहिए, नौकरी है कुछ कर दो। तो उसने कहा ठीक है जी, ये डिपार्टमेंट में तेरी मैं नौकरी लगा देता हूँ। ये आज की बात नहीं है, ये आज से 15 साल पुरानी बात है। ये मुझे किसी मेरे सीनियर ने सुनाया था, आपको ये नौकरी। वो साथी पता है क्या बोलता है, सर मेरे साथ ये बंदा आया हुआ है, इसको भी नौकरी लगवा दो। उसने कहा भाई तेरी नौकरी लगी है तो जा। कहता नहीं जी मेरी नौकरी लगी है, ये बंदा मेरे साथ आया, इसकी नौकरी भी लगनी चाहिए। वो कहा चलो दोनों की नौकरी होगी। और इसी के विपरीत आप यहाँ पर देख लो, कोई एक की नौकरी लग भी रही होगी ना, तो 10 आ जाएंगे स्टे लगाने के लिए, इसको नौकरी क्यों मिली। ऐसा ही होता है ना, होता है, ऐसा हो रहा है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना, नहीं भैया, ऐसा हो रहा है ना, हो रहा है, देखते हो ना। बिल्कुल। एक की नौकरी लगेगी, 10 खड़े हो जाएंगे, भाई इसकी नौकरी क्यों लगी, इसको स्टे लगाओ। वो बेचारे की इसकी नौकरी लगी होती है, वो भी 10 साल के लिए स्टे में लग जाता है, कोर्ट के चक्कर काटने शुरू हो जाता है। एक तरफ यूनिटी इतनी है कि भाई एक की नौकरी लगी, वो कह रहा दूसरे की भी लगाओ। यहाँ पर एक की नौकरी लगी है, 10 खड़े हो जाएंगे, इसकी नौकरी हटाओ, इसको नौकरी नहीं लगनी चाहिए। सो यूनाइट हो जाओ, यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो मेरा एक ही मैसेज है कि मेरे भाइयों बहनों, जम्मू के लोगों, एक साथ हो जाओ, एक साथ रहो। अगर हम एक साथ हैं तो इस लकड़ी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर अकेली लकड़ी है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा फिलोसफिकल हो गया है ना, थोड़ा सा फिलोसफी होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है। बड़ा दुख होता है कि भाई आज कोई भी चीज़ होती है तो हमारे डोगरों को कोई भी कुछ भी कह के चले जाता है, कुछ भी कह के चला जाता है। आपका ये प्रोग्राम जो है, आपका ये वीडियो है, ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, वरना मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल थी। कोई भी आराम से आता है, डोगरों के ऊपर कोई भी लांछन लगा के चला जाता है, और डोगरे हंस रहे हैं, देख रहे हैं। सो सबको यूनाइट रहना चाहिए।
हम डोगरों की जो हिस्ट्री है बहुत बड़ी है। जनरल जोरावर सिंह एक उनकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जिनको नहीं पता हिस्ट्री वो उनको पढ़ लें एक बार, और अगर उनको पढ़ लेते हैं तो उनकी इज्जत रखें। बिल्कुल भैया। तो थैंक यू सो मच आशीष भैया, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हल्के फुल्के क्वेश्चन से लेके भारी भरकम क्वेश्चन से लेके सीरियस क्वेश्चन से लेके हर जगह मुझे आपके साथ कन्वर्सेशन में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और अब तक के जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं हर एक में अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस होता रहा है। आपके साथ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा मैसेज दूँ जो मैं हर वीडियो पे देता हूँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी सीआरपीएफ, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जितने भी हमारी रक्षा कर रहे हैं दिन रात, उनको सल्यूट है। और जो दूसरी स्टेट से हमारे यहाँ पर जवान आके शहीद होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं पाकिस्तान की गोलाबारी में या एनकाउंटर्स में, उनके माँ बाप को मेरा नमन है, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। और हम जम्मू कश्मीर के लोग उनका कभी भी ऋण नहीं चुका सकते, कभी उनका ऋण नहीं चुका सकते। और एक छोटी सी बात, हमारा जो ट्रैफिक विभाग है, सब लोग ट्रैफिक विभाग के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सब लोग उनको करप्ट कहते हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि ये हमारा जो ट्रैफिक विभाग है, इसमें अगर कोई एक दो लोग करप्ट हो सकते हैं लेकिन पूरा डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है। इसलिए ट्रैफिक जो हमारी पुलिस है उसकी इज्जत करें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की हम इज्जत करते हैं, ट्रैफिक पुलिस की भी इज्जत करें, क्योंकि वो लोग दिन रात हमारी सेवा करते हैं, ट्रैफिक की सारी व्यवस्था बना के रखते हैं। हो सकता है कि कोई उसमें करप्शन भी कर दे, कोई एक दो लोग, और उसके लिए आप हमें बता सकते हैं और हम उनकी चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करेंगे। लेकिन जो बाकी ईमानदार ट्रैफिक कर्मी हैं उनको करप्ट का नाम देकर मत अपनी स्टेट की जो ट्रैफिक पुलिस है उसका नाम बदनाम करें। क्योंकि मैं हर बार देखता हूँ कि जो भी बात करता है ट्रैफिक पुलिस के बारे में यही बोलता है, चलान काटते हैं, बेफालतू में ऐसे करते हैं। भैया आप अगर अपनी गाड़ी के कागज़ पूरे रखेंगे, आप अपनी गाड़ी का हर चीज़ पूरे रखेंगे तो कभी आपको चलान नहीं होगा। किसी को भी शौक नहीं है आपकी गाड़ी का चलान करने का। पोल्यूशन पूरा रखें, इंश्योरेंस रखें, सीट बेल्ट लगाएं, मोबाइल ना यूज़ करें, तो कौन आपकी गाड़ी का चलान काटेगा। तो करप्शन अगर आप डिपार्टमेंट में कहते हैं तो पहले तो करप्ट आप खुद ही हुए ना, कि आप इनमें से कोई एक चीज़ के साथ नहीं है तो आपको चलान हो रहा है। तो मैं सल्यूट करूंगा हमारे ट्रैफिक कर्मियों को जो दिन रात काम करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू आशीष भैया, मुझे बहुत मज़ा आया कन्वर्सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।